नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। कल गुजरात में नए कैबिनेट ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री पुराने हैं, पुराना चेहरा ही मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। भूपेंद्र पटेल जी के मंत्रिमंडल का लेकिन पूरा इस्तीफा हुआ और अब नया मंत्रिमंडल जो कल गठित हुआ है उसमें 6 मंत्रियों को छोड़ के बाकी सब चेहरे नए हैं। यह है भाजपा का कैबिनेट रीसेट मॉडल। नई भाजपा यानी 2014 के बाद की भाजपा, जिसे हम नई भाजपा कहकर पुकारते हैं, उसका एक मॉडल है ये कि चेहरा वही रखिए, कैबिनेट को रीसेट कर दीजिए, रिशफल कर दीजिए, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सत्ता विरोधी भावनाएं हैं, उनको थामा जा सके। अच्छी बात यह है कि भाजपा का ये मॉडल कई बार सक्सेसफुल भी रहता आया है। जनता मान लेती है कि दागियों को या अकर्मण्य मंत्रियों को हटा दिया गया है और नई टीम पूरी ऊर्जा के साथ अब जन कल्याण का कार्य करेगी। अब जन कल्याण कितना होता है या कितना नहीं होता है, यह यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर जनता को स्वयं तलाशना होगा। बहरहाल, कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ गुजरात में, उसमें 21 नए मंत्री शामिल किए गए हैं और टोटल मंत्रिमंडल की संख्या 26 है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मिलाकर। मुख्यमंत्री, जैसा मैंने कहा, वही हैं, लेकिन उनका कैबिनेट नया कर दिया गया है और आप इसे मान सकते हैं या आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जनता को बरगलाने की ये एक बहुत अच्छी स्कीम है नई भाजपा की। इस विस्तार में सौराष्ट्र पर बीजेपी ने विशेष ध्यान दिया है। गुजरात का जो सौराष्ट्र हिस्सा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार नाराजगी बढ़ रही है और दिल्ली में चुनाव हार चुकी आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने पैर तेजी से पसार रही है और सौराष्ट्र वो इलाका है जहाँ आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संकट का कारण बन चुका है कि सौराष्ट्र को कैसे थामा जाए, कैसे वापस अपने खाते में वापस लिया जाए। इसीलिए जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें सौराष्ट्र पर विशेष ध्यान रखा गया है। नई कैबिनेट में सौराष्ट्र के से 9 चेहरे हैं, जबकि पिछली कैबिनेट जो थी, जिसमें 17 मंत्री थे, उनमें 5 ही मंत्री ऐसे थे जो सौराष्ट्र क्षेत्र से आते थे। जीतू भाई वढाणी जो सौराष्ट्र से आते हैं और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और इन दिनों हाशिए में चल रहे थे, उनको वापस एकोमोडेट किया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार से क्रिकेटर जडेजा की पत्नी जामनगर से जो विधायक हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। गांधी जी के इलाके पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढवाडिया को भी मंत्री बनाया गया है। ये सौराष्ट्र को वापस अपने ओर खींचने का भाजपा का प्रयास है। नई कैबिनेट में, गुजरात की नई कैबिनेट में महिलाओं और आदिवासियों को भी विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। पहले वाले कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या केवल 1 थी, अब नए कैबिनेट में 3 मंत्री हैं। आप याद रखिएगा, गुजरात में चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। आदिवासी विधायकों की संख्या भी 4 हो चुकी है। कैबिनेट की जातिगत संरचना भी बड़े गौर करने वाली है। भाजपा ने इस विस्तार को सोशल इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा है, सामाजिक इंजीनियरिंग के एक प्रयोग की तरह पर यूज़ किया है। इसमें अब 8 ओबीसी हैं, 4 आदिवासी हैं, 3 अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, 6 पटेल मंत्री हैं, 2 क्षत्रिय मंत्री हैं और 1 ब्राह्मण मंत्री हैं। यह रणनीति जो है वो आपको बिहार में भी देखने को मिलेगी। बिहार जहां इन दिनों चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार में भी सोशल इंजीनियरिंग पर बीजेपी का ज़्यादा फोकस है। हालांकि हिंदुत्व वहाँ भी उसके एजेंडे में है और गुजरात तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला ही रहा है। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखकर बीजेपी ने कंटिन्यूटी की भी एक मिसाल पेश की है, कह सकते हैं, या इशारा किया है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेगा, केवल एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, जो लगातार सत्ता में बने रहने के कारण जनता की नाराजगी बढ़ रही है अकर्मण्य मंत्रियों से या अकर्मण्य सरकार से, उसको जनता की निगाहों में उसको दूर करने के लिए नए चेहरों को शामिल किया गया है।
यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, उप मुख्यमंत्री पद को दोबारा से गुजरात में लाना। एक हर्ष संघवी हैं जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और अमूमन ये होता है कि हर राज्य में, आपको किसी भी राज्य को देख लीजिए, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। लेकिन गुजरात में इस बार जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं हर्ष संघवी, उनको गृह मंत्रालय दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, और ये इशारा भी करता है, या बीजेपी जनता को एक इशारा देना चाहती है कि आने वाले समय में हर्ष का प्रमोशन भी हो सकता है। पर हाल फिलहाल भूपेंद्र पटेल ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। गुजरात का ये कदम जो है वो भाजपा का एक बड़ा प्रयोग है, जो कैबिनेट रीसेट मॉडल है। ये राष्ट्रीय संकेत भी है। बीजेपी की लीडरशिप अपने मुख्यमंत्रियों को इशारा भी कर रही है कि समय समय पर रीसेट मॉडल को उनके राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। ये एक बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है बीजेपी की लीडरशिप ने। 2027 में जिन राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं, वहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी ये कैबिनेट रीसेट मॉडल को लागू कर सकती है। बीजेपी के सामने, वर्तमान लीडरशिप के सामने एक बड़ा संकट उत्तर प्रदेश है, जहां के मुख्यमंत्री पूरी तरह से दिल्ली दरबार के आगे नतमस्तक नहीं है। तो इस कैबिनेट रिसफल के जरिए, कैबिनेट रीसेट मॉडल के जरिए उनको भी थामने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान कर सकती है। भाजपा ने इस संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कर दिया है कि यदि कहीं कमजोर प्रदर्शन रहा है या कहीं पर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो पूरा मंत्रिमंडल बदलने से भी केंद्रीय नेतृत्व नहीं हिचकेगा। और अब जो मेरी समझ कहती है, आप निश्चित मानिए कि गुजरात का मॉडल एज इट इज रेप्लिकेट किया जाएगा उत्तराखंड में, जहां 2027 में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय भाजपा की, जो नई भाजपा का नया नेतृत्व है, उसके सबसे भरोसेमंद युवा चेहरों में गिने जाते हैं। और आपको पता है कि पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर मौजूद एक लॉबी लगातार, आप कह सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र करती आ रही है कि उनको डैमेज किया जाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हटाया जाए, लेकिन वो ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पा रही है। यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेता, जिनका नेतृत्व दिल्ली बैठे एक नेता करते हैं, वो लगातार नेशनल मीडिया में उनकी छवि को धूसरित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन धामी हैं कि टिके हुए हैं। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। और ये करीबी होने का एक बड़ा कारण ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संघ की विचारधारा और प्रधानमंत्री की विचारधारा के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चलते हैं। इसका उदाहरण है यूसीसी, समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक आचार संहिता को लागू करके संघ को भी खुश किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रसन्न करने का काम किया है। भाजपा का जो एक और संघ का एक एजेंडा रहा है, एक राष्ट्र एक विधान, यूसीसी उसकी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है, जिसको लागू करके पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा समेत अन्य भाजपा मुख्यमंत्रियों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रसन्न रहता है और प्रधानमंत्री का तो आशीर्वाद उनके साथ बना हुआ है। और यही कारण है कि दिल्ली बैठे एक बड़े नेता लाख कोशिश करने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी की पकड़ को और उनकी सत्ता को डैमेज नहीं कर पा रहे हैं। डैमेज करते हैं, काफ़ी हद तक डैमेज करते हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटा पाने में वे सफल नहीं हो रहे हैं। और अब स्पष्ट संकेत हैं कि 2027 के चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही भाजपा लड़ने जा रही है। और इस चुनाव में पूरी तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक युवा चेहरे के रूप में ही पेश किया जाएगा। उन्हीं के नाम पर बीजेपी चुनाव मैदान में वोट मांगने के लिए उतरेगी। लेकिन जो गुजरात का मॉडल है, कैबिनेट रीसेट मॉडल, वो आप देखिएगा जल्दी ही उत्तराखंड में भी लागू होने जा रहा है। तो एक बात तो तय है
जो संकेत दिल्ली दरबार से मिल रहे हैं। हालांकि इन दिनों नई वाली भाजपा में संकेत मिलने बड़े मुश्किल हो गए हैं। दिल्ली के सत्ता गलियारों में नाना प्रकार की अफवाहें तो होती हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं होती है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि भाजपा का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी जो अभी तक के अनुमान हैं या जो सुनने में आ रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से ये तय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सत्ता बरकरार रहेगी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होंगे। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसका रीसेट होना तय है। बहुत संभावना है कि जल्दी ही उत्तराखंड में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लिया जाए, जैसे गुजरात में लिया गया है, और इसके बाद नए मंत्रियों को शामिल किया जाए। जो पुराने मंत्री हैं उनमें से भी कुछ के ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। ऐसा क्यों है, इसे समझिए। 23 मार्च 2022 को जब पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनके साथ केवल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। कायदे से 12 मंत्री शपथ ले सकते थे। जो संवैधानिक स्थिति है उत्तराखंड की, उसमें उत्तराखंड मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 लोग हो सकते हैं, लेकिन केवल 8 लोगों ने शपथ ली, जिनमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, रेखा आर्या, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा और चंदन राम दास जी शामिल थे। चंदन राम दास जी की 2023 में मृत्यु हो गई, मंत्री पद खाली हो गया। 2025 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने एक अनावश्यक बात कही और वो बात इतनी आगे गई कि पूरे पहाड़ सुलग गए। पहाड़ बनाम मैदान का विवाद गर्मा गया, जिस चलते प्रेमचंद अग्रवाल से भी इस्तीफा ले लिया गया। तो अब मुख्यमंत्री समेत राज्य में केवल 5 मंत्री हैं। और यहां पर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इनमें से अधिकांश कांग्रेसी मूल के मंत्री हैं। मैंने आपको बताया, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 12 मंत्री हो सकते हैं, अभी 5 मंत्री हैं और इन 5 मंत्रियों में ज़्यादातर कांग्रेस मूल के हैं और क्षेत्रीय असंतुलन यहाँ पर चरम पर है। इसलिए ये तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा ही होगा, जो मुझे लगता है और जिसकी पूरी संभावना है गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगा। वर्तमान मंत्रिमंडल में सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, ये सब कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। कितनी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर, मूल नेता मंत्रिमंडल में वर्चुअली नहीं है। ज़्यादातर कांग्रेसी धामी जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। इसलिए अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पूरा प्रयास रहेगा कि एक, वो गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन सही करे, तराई का संतुलन सही करे, हरिद्वार का रिप्रेजेंटेशन हो, और दूसरा जो बीजेपी के कोर नेता हैं, हार्ड कोर वर्कर हैं, उनको सरकार में शामिल किया जाए। यदि बीजेपी गुजरात मॉडल अपनाती है तो मुख्यमंत्री धामी जी को छोड़कर सबके इस्तीफे होने तय हैं। और इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हरिद्वार का रिप्रेजेंटेशन निश्चित है। अब मदन कौशिक आते हैं या किसी और को लाया जाता है, संभावना यही है कि नए चेहरे को स्थान दिया जाएगा, मगर हरिद्वार का रिप्रेजेंटेशन होगा। जो मंत्रियों के कार्य सही नहीं है या जो मंत्री विवादों में हैं या जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, उनकी छुट्टी होना लगभग तय है। और इनमें जो संभावित नाम हैं, जिनका या तो प्रदर्शन कम है या भ्रष्टाचार के आरोप हैं या किन्हीं कारणों से जो मंत्री विवाद में रहे हैं या जिनकी मुख्यमंत्री जी के साथ सही पटरी नहीं बैठ रही है, उसमें रेखा आर्य पहली नंबर पर हैं। गणेश जोशी निश्चित तौर पर जब कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। इनकी जगह पार्टी ऐसे विधायकों को मौका दे सकती है जिनका क्षेत्रीय जनाधार मजबूत हो और जो भाजपा संगठन के लंबे समय तक सक्रिय सदस्य रहे हों। हरिद्वार या उधम सिंह नगर से किसी वरिष्ठ विधायक को मंत्री बनाना लगभग तय है। प्रॉब्लम में अरविंद पांडे जैसे नेता हैं जो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं और जिनकी मुख्यमंत्री जी के साथ पटरी सही नहीं बैठ रही है, तो ऐसा लगता नहीं है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, कोई नए चेहरे को स्थान दिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर का प्रतिनिधित्व नए मंत्रिमंडल में होगा। महिला नेतृत्व में जैसी की जानकारी दिल्ली दरबार से आ रही है, परिवर्तन होगा।
किसी नई महिला को कैबिनेट में लिया जाएगा। यह भी संभावना है कि 2 महिलाओं को लिया जाए। और यदि ऐसा होता है तो वर्तमान में जो कैबिनेट में मंत्री हैं रेखा आर्या, उनको हटाया जा सकता है और उनका जो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास, वो किसी अन्य भाजपा महिला नेता को दिया जा सकता है, विधायक को दिया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों से भी लगभग 2 चेहरों को शामिल किए जाने की बात आ रही है, एक कुमाऊं क्षेत्र से और एक गढ़वाल क्षेत्र से, ताकि पहाड़ी इलाके भी शांत रहें। उनको भी एक मैसेज दिया जा सके कि अंततः उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ के नेताओं को नई सरकार में भी पूरा सम्मान मिलेगा। पार्टी संगठन के भीतर यह भी चर्चा है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, कि पहली बार 25 बरस के होने जा रहे उत्तराखंड में पहली बार उप मुख्यमंत्री पद का सृजन किया जा सकता है। और ये भी चर्चा बड़ी जोरों पर है कि यदि ऐसा होता है तो उप मुख्यमंत्री पद गढ़वाल के किसी नेता को दिया जाएगा। इससे 2 बातें होंगी, एक, कुमाऊं और गढ़वाल का संतुलन साध पाने में बीजेपी नेतृत्व सफल होगा, और दूसरा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर जो भारी लोड है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोड है, वो लगभग 35 विभागों का काम स्वयं देख रहे हैं, उनमें से कुछ विभाग उप मुख्यमंत्री को दिए जा सकते हैं। हालांकि ये चर्चा है, और ये चर्चा का एक कारण गुजरात में उप मुख्यमंत्री का होना है, मगर उत्तराखंड छोटा राज्य है, वहाँ पर शायद ये लागू ना हो। मगर अभी तक जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी उत्तराखंड को पहली बार मिलने जा रहा है। इस संभावित फेरबदल में का जो बीजेपी का लक्ष्य है, वो सरकार को नए रूप में पेश करना है, सरकार को नया उत्साह मिले, इसको सुनिश्चित करना है, और जनता को भरोसा हो कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आने वाले समय में राज्य का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा। अब ये कब होता है ये कह पाना कठिन है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान भाजपा का नेतृत्व जो है, उसमें केवल 2 लोग जानते हैं कि क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। और इन दोनों के मन में, इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात बाहर आनी लगभग असंभव है। ऐसा हम बीते 14 वर्षों से देख रहे हैं। बहरहाल, गुजरात और उत्तराखंड के इन 2 प्रसंगों को अगर आप जोड़कर देखें तो एक बात स्पष्ट साफ नजर आती है, वो है भाजपा की नई रणनीति। सत्ता में रहते हुए पार्टी अपने ही ढांचे को समय समय पर हिलाकर देखती है, ताकि उसमें जड़ता ना आने पाए। गुजरात में बीजेपी लीडरशिप ने यह कर दिखाया है, और अब उत्तराखंड की बारी है। मुख्यमंत्री धामी का हिंदुत्व एजेंडा, समान नागरिक संहिता का लागू होना, युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के उनके प्रयास, इन सब ने उन्हें पार्टी के भीतर एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया है। भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाजपा भीतर सक्रिय विरोधी कुछ भी कहें, ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है कि उत्तराखंड में भी निरंतरता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही 2027 के इलेक्शन लड़े जाएंगे। ऐसा अभी तक के जो संकेत दिल्ली दरबार से मिले हैं वो बता रहे हैं। यदि ये प्रयोग जल्दी होता है, और जो जानकारी आ रही है, और जैसा मुख्यमंत्री धामी कई बार स्वयं कह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह चुके हैं, ये इमीडिएट होने जा रहा है। शायद दिवाली के तुरंत बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए।